हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो एक्सप्लेनेशन 3 क्या बोलता है? एक्सप्लेनेशन यही बोलता है कि जो मैटर जो प्रेजेंट केस में जो दूसरे केस में जो मैटर इन इशू है वो मैटर इन इशू डायरेक्टली एंड सब्सटेंसली फॉर्मर सूट में भी होना चाहिए। फॉर्मर सूट मतलब जो केस डिसाइड हो चुका है उसमें भी ये जो प्रेजेंट केस में मैटर इन इशू है वो सेम होना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा और हम डिटेल में पढ़ते हैं। एक्चुअली इन इशू, एक्सप्लेनेशन 3 जो बात करता है वो एक्चुअली इन इशू का बात करता है। तो इसमें क्या है, एन इशू डायरेक्टली एंड सब्सटेंसली इन फॉर्मर सूट। इसको और थोड़ा सा क्लेरिफाई करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो एक ए नाम का व्यक्ति है, वो बी के खिलाफ सूट फाइल कर देता है फॉर पोजेशन ऑफ सर्टन प्रॉपर्टी। कुछ प्रॉपर्टी का पोजेशन के लिए वो सूट फाइल कर देता है बी के खिलाफ। और ए बोलता है कि उसके पास सेल लीड है, उस प्रॉपर्टी का सेल लीड है। जो बी है वो बोलता है कि नहीं, ये जो इसके पास सेल लीड है वो फेक है। अब कोर्ट ये बात मान भी लेती है और बोल भी देती है हाँ इसका जो सेल लीड है वो फेक है, और सूट को डिसमिस कर देती है जो ए ने फाइल किया। अब ए क्या करता है, ए दूसरा केस फाइल कर देता है दूसरे प्रॉपर्टी को लेके बी के खिलाफ ही, उसी सेल लीड के बेसिस पे जो डिसाइड हो चुका है पहले कोर्ट में कि ये जो सेल लीड है वो फेक है। उसी सेल लीड के बेसिस पे ए क्या करता है, दूसरे प्रॉपर्टी को लेके केस फाइल कर देता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरा है, इसका मेरे पास प्रॉपर सेल लीड है। तो जब ये ए दूसरा सूट इंस्यूट करता है दूसरे प्रॉपर्टी के लिए सेम सेल लीड पे, तो जो कोर्ट देखती है दूसरे केस को कि ये इसमें जो एक्चुअल इशू है कि सेल लीड ओरिजिनल है या फेक है, ये ऑलरेडी डिसाइड किया जा चुका है पहले कोर्ट के द्वारा कि हाँ ये जो सेल लीड है ये फेक है। तो यहाँ रेस जुडिकाटा अप्लाई कोर्ट कर देता है। तो एक्सप्लेनेशन 3 भी वही बात बोलता है कि एन इशू डायरेक्टली एंड सब्सटेंसली इन फॉर्मर सूट। जो अभी प्रेजेंट केस में सूट आया है, अगर उसमें कोई एक्चुअल मैटर इन इशू है, अगर वो फॉर्मर सूट में भी वही एक्चुअल इन मैटर इन इशू है, तो वहाँ पे रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। तो एक्सप्लेनेशन 3 क्या बोलता है, मैटर एवब रिफर टू मस्ट इन द फॉर्मर सूट हैव बीन alleged by one party and either denied or admitted expressly or impliedly by other। तो एक्सप्लेनेशन 3 ये बोलता है कि मान लो कोई पर्टिकुलर केस आया, उसमें जो मैटर इन इशू है प्रेजेंट केस में दूसरे केस में सिमिलर मैटर इन इशू डायरेक्टली एंड सब्सटेंसली होना चाहिए फॉर्मर सूट में। अगर फॉर्मर सूट में भी जो अभी प्रेजेंट केस में जो मैटर इन इशू है लाइक सेल डीड ओरिजिनल था कि फेक था, अगर वो फॉर्मर सूट में भी वो मैटर इन इशू था तो वहाँ पे रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाता है। और एक्सप्लेनेशन 3 में ये भी बोला है कि जो वो मैटर इन इशू है वो एक पार्टी एलेज्ड करेगी। जैसे कि मैंने आपको बी एंड सी का भी एग्जांपल दिया था। बी बोलता है कि उस प्रॉपर्टी का जो दिल्ली में प्रॉपर्टी था उसका ऑनरशिप राइट उसके पास है थ्रू सक्सेशन, बट उस बात को सी डिनाई कर देता और बोलता नहीं इसका ऑनरशिप राइट मेरे पास है थ्रू सेल डीड। तो वहाँ पे एक पार्टी मैटर इन इशू में ये बोलती है कि मेरे पास इसका ऑनरशिप राइट है थ्रू सक्सेशन, बट सी उस बात को डिनाई कर देता है। तो यही चीज़ एक्सप्लेनेशन 3 में भी लिखा हुआ है कि वहाँ पे एलेज बाई वन पार्टी एंड आइदर एडमिटेड और डिनाइड बाई अदर पार्टी एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। अब इसमें कुछ केसेस देखते हैं क्या है। जैसे कि इन नंदराम वर्सेस जगदीश प्रसाद, और एक केस था टी रवि वर्सेस वी चिन्ना नरसिम्हा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है अगर कोई भी इशू को डिसाइड करना नेसेसरी है, अगर कोई भी एक ऐसा इशू है जिस पे डिसीजन देना बहुत ही ज़रूरी है ताकि जो प्रिंसिपल इशू है उस पे डिसीजन दिया जाए, तो वो जो इशू पे डिसीजन दिया गया है जिसके बेसिस पे प्रिंसिपल इशू पे एडजुडिकेशन आएगा, तो उस इशू को हम बोलेंगे डायरेक्टली एंड सब्सटेंसली इन इशू। जैसे कि फिर से एग्जांपल लेते हैं, वो सेल डीड वाला जो ए बी के खिलाफ सर्टेन प्रॉपर्टी के लिए फाइल करता है और बताता है कि इसका सर्टेन प्रॉपर्टी का सेल डीड है मेरे पास, तो ये प्रॉपर्टी मेरा हुआ। जब तक वो सेल डीड पे डिसीजन नहीं देगी कि सेल डीड ओरिजिनल है या फेक है, तब तक वो जो प्रिंसिपल इशू है कि वो प्रॉपर्टी किसका है उस पर डिसीजन नहीं दे पाएगी। तो जो सेल डीड फेक है या ओरिजिनल है, वो जो इशू है वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंसली इन इशू है। तो यही बात इन केसेस में बोला जा रहा है कि कोई भी इशू जिस पे डिसीजन देना बहुत ज़रूरी है ताकि उसके डिसीजन के आधार पे जो प्रिंसिपल इशू है उस पर जजमेंट आ चुके। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया सेल डीड वाला, वो ए तो फाइल करता है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो उसका है, उन प्रॉपर्टी का उसके पास सेल डीड है।
तो यहाँ पे जो इशू क्या है, सेल डीड ओरिजिनल है या फेक है, इस पे डिसीजन देना कोर्ट को जरूरी हो जाता है। जब तक उस पे डिसीजन नहीं देगा, वो जो प्रिंसिपल इशू है कि वो जो प्रॉपर्टी किसका है, उस पे वो डिसीजन दे ही नहीं पाएगा। तो वो सेल डीड फेक है या ओरिजिनल है, ये डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू कहलाएगा। तो यही बात इन केसेस में बोले गए हैं। अब आगे इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वन हैज़ टू एग्जामिन द प्लेन्स रिटन स्टेटमेंट इशू एंड जजमेंट टू फाइंड आउट ऑफ मैटर वॉज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। तो यही बोला जा रहा है कि जो भी प्लेंट है, रिटन स्टेटमेंट है या कोई भी केस के इशू है, जजमेंट है, उसको थोड़ा कॉन्शियसली देखना पड़ेगा कि जो वो उसमें जो मैटर है वो डायरेक्टली और सब्सटेंशियली है कि नहीं है, जो दूसरे केस में आया है और जो फॉर्मर सूट में वो जो मैटर है वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली है कि नहीं है। तो ये नंदराम और भी टी रवि के केस में बोला गया है। अब दूसरा केस देखते हैं, इन राजलक्ष्मी दासी वर्सेस बनामली सेन। इसमें क्या बोला गया है कि जो मैटर डायरेक्टली इन इशू है प्रीवियस सूट में would not operate res judicata in the subsequent suit unless it was also substantially in issue in the former suit। इसमें ये बोला जा रहा है कि जो कोई भी इशू है प्रेजेंट केस में है, अगर वो इवन डायरेक्टली भी है, अगर वो फॉर्मर सूट में अगर वो इशू सब्सटेंशियली नहीं था, मतलब इसेंशियल नहीं था, तो वहाँ पे रेस जुडिकाटा नहीं होगा। तो इस केस में ये बोला जा रहा है कि डायरेक्टली के साथ साथ इसेंशियल भी होना चाहिए। अब जैसे मैंने सेल डीड वाला एग्जांपल आपको दिया, तो सेल डीड क्या था, सेल डीड वाला जो दूसरे केस में ए ने जो दूसरा केस फाइल किया था दूसरे प्रॉपर्टी के लिए, उस सेल डीड के बेसिस पे, तो सेल डीड ओरिजिनल है या फेक है ये जानना दोनों केसेस में बहुत ज़रूरी है। मतलब दूसरे केस में तो ज़रूरी है ही, अलग बात है, वहाँ रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाता है। बट जो फॉर्मर सूट में वो जो मैटर इन इशू था, वहाँ पे क्या था कि सेल डीड फेक है ओरिजिनल है, इस बात को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तभी जाके वो प्रॉपर्टी किसका है उस पर डिसीजन आ सकता था। तो यहाँ पे जो सेल डीड था वो सब्सटेंशियली इन इशू भी था। तो यही बात राजलक्ष्मी दासी केस में बोला गया है कि कोई भी जो इशू हो डायरेक्टली के साथ साथ सब्सटेंशियली इन इशू होना चाहिए फॉर्मर सूट में, तब जाके रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा, वरना नहीं होगा। अब आगे एक और केस देखते हैं, इन पवन कुमार वर्सेस रोची राम। इसमें क्या है कि एक ए नाम का व्यक्ति होता है, वो जाता है बी के खिलाफ सूट फाइल कर देता है फॉर द पोजेसन ऑफ सर्टन प्रॉपर्टी। तो ये केस डिसमिस हो जाता है, ए को वो प्रॉपर्टी नहीं मिलता है। बट जो बी है वो बोलता है कोर्ट को कि ये जो ए है इस प्रॉपर्टी का रियल ऑनर नहीं है। बट कोर्ट इस बात को नहीं मानती है और कोर्ट डिसीजन दे देती है कि ए ही इस प्रॉपर्टी का रियल ऑनर है। अलग बात है कि ए को वो प्रॉपर्टी नहीं मिलता है। अब बी क्या करता है, बी एक दूसरा सूट फाइल कर देता है टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी को लेके कि इस प्रॉपर्टी का जो रियल ऑनर है वो ए नहीं है। दूसरा केस बी फाइल कर देता है। तो जो सब्सिक्वेंट सूट बी फाइल करता है उसमें ये पाया जाता है, कोर्ट ये बोलती है कि ये जो टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी है कि इस प्रॉपर्टी का ऑनरशिप कौन है, ये ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है पहले केस में, जिसमें कि ये जो केस फाइल किया था बी के खिलाफ कि इस प्रॉपर्टी को मेरे को दे दो, और वहाँ पे डिसमिस हो जाता है। बट कोर्ट ये भी मान लेती है कि इस प्रॉपर्टी का रियल ऑनर ए है। तो बी जो सब्सिक्वेंट सूट लेके जाता है कोर्ट में और बोलता है कि इस प्रॉपर्टी का जो रियल ऑनर है वो ए नहीं है। तो कोर्ट यहाँ पे ये बोलती है कि इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड टाइटल का जो भी केस है वो डिसाइड हो चुका है पहले फॉर्मर सूट में। वहाँ ये डिसाइड हो चुका है ए के फेवर में कि इस प्रॉपर्टी का ऑनर जो है वो ए है। तो ये अभी जो तुम केस लेके हमारे पास आए हो, जो दूसरा केस बी लेके जाता है, इस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी का केस है ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है ए के फेवर में पहले केस में फॉर्मर सूट में। वहाँ पे ये बोला जा चुका है कि ए रियल ऑनर है, तो इसको अब हम डिसाइड नहीं करेंगे, इस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाता है। तो यही पवन कुमार वर्सेस रोची राम में बोला गया है। तो इसमें क्या बोला गया, ए सूट वॉज फाइल्ड बाई ए अगेंस्ट बी फॉर द पोजेसन, इट वॉज डिसमिस्ड बट द कोर्ट डिड नॉट एक्सेप्ट द कंटेंशन ऑफ बी दैट ए वॉज नॉट द रियल ऑनर ऑफ द सूट प्रॉपर्टी. It was held that A was the real owner. In a subsequent suit, it was held that an issue as to title to the property was directly and substantially in issue between same party in the former suit and was decided in the favor of A. The finding would operate as res judicata against B in the subsequent suit. तो यही अभी मैंने बताया कि फिर से बताता हूँ क्या होता है। A जो है वो पहले केस में सूट फाइल करता है B के खिलाफ कि जो B के पास प्रॉपर्टी है उसका पोजेसन मेरे को दे दो। तो जो कोर्ट है वो डिसमिस कर देती है, वो ए को वो नहीं देती है प्रॉपर्टी
ए को उसका पोजीशन नहीं देती है उस प्रॉपर्टी का जिसको बी ने ले रखा है। बी कोर्ट को ये बोलता है कि इस प्रॉपर्टी का रियल ऑनर ए नहीं है, बट कोर्ट इस बात को मानने से इनकार कर देती है और डिसीजन देती है कि नहीं, इस प्रॉपर्टी का ए जो है वो रियल ऑनर है। यहाँ तक तो बात समझ में आई, ये केस डिसाइड हो गया कि ए जो है इस प्रॉपर्टी का रियल ऑनर है, बट ए को प्रॉपर्टी का पोजीशन नहीं दिया जाता है। अब कुछ समय के बाद बी दूसरा सूट फाइल कर देता है और वहाँ पे बी ये सूट फाइल करता है कि इस प्रॉपर्टी का जो रियल ऑनर है वो ए नहीं है। तो दूसरे केस में कोर्ट ये देखती है कि ये जो मैटर इन इशू है टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी से रिलेटेड, किसका रियल ऑनर कौन है, ये फॉर्मर सूट में डिसाइड हो चुका है। वही जो ए ने फाइल किया था बी के खिलाफ उस प्रॉपर्टी का पोजेशन के लिए, किसका रियल ऑनर ए है। तो कोर्ट बोलती है कि ये ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, ये मैटर इन इशू जो अभी इस केस में है, ये मैटर इन इशू फॉर्मर सूट में भी था और वो डिसाइड हो चुका है। तो हाँ, यहाँ पे रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाता है। तो ये रहा एक्सप्लेनेशन 3 का कॉन्सेप्ट। एक्सप्लेनेशन 3 जो है उसको हम बोलते हैं एक्चुअली इन इशू। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये लेक्चर। तो ऐसे ही आप डिटेल लेक्चर देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल विधिशाला को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और अगर बाई चांस अगर आपको यूट्यूब पे देखने का मन नहीं है इस लेक्चर को, तो आप मेरे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म www.vidhisala.co.in पे भी जाके ये CPC कोर्स में जाके इस लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।